हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं बिहार स्टेट से संबंधित जो भी एग्जाम के लिए उपयोगी है, उससे सारा करेंगे। तो आज बिहार स्टेट में करेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट। तो जो भी एग्जाम बिहार स्टेट का तैयारी कर रहे हैं, तो आज के लिए उपयोगी होगा, जिसमें से हम लोग करेंगे बिहार स्टेट का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जिसमें हम लोग देखेंगे बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2025 में होने वाली है, पेपर 1 जो माध्यमिक कक्षा के लिए होता है, जो 9-10 के लिए जो पेपर 1 दे रहे हैं, उसमें से हम लोग जो सामाजिक विज्ञान होता है, उससे करेंगे 100 क्वेश्चन के लिए। इसमें से हम लोग पार्ट 1 में करेंगे 1 से 50 क्वेश्चन करेंगे और ये आपका प्रैक्टिस सेट रहेगी, ठीक है? और एक जो पार्ट चल रहा है जिसमें से हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? एक चल रहा है जिसमें से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और एक आपका पड़ेगा प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रैक्टिस सेट आज का पार्ट 1 करेंगे, जो बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न को साथ करेंगे। तो ज़रूर एग्ज़ाम से जाने से पहले इस तरह का प्रैक्टिस सेट ज़रूर करके जाइएगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पे पूछा गया है, मृदा क्षरण रोकने के लिए किस फसल का प्रयोग करना चाहिए? पहला ऑप्शन है बीन या फलीदार फसल का इस्तेमाल। ऑप्शन बी वाले या मतलब जौ फसल का इस्तेमाल। ऑप्शन में सी सोधिम या ज्वार फसल का इस्तेमाल। ऑप्शन में पेडी या धान। बताना किसका उपयोग करें। तो मृदा क्षरण को रोकने के लिए हम बीन या बलिदार फसल का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है? ये याद रखें, ऑप्शन नंबर ए। अब जानते हैं बलिदार फसल होता है क्या, इसके बारे में भी हम कुछ कुछ जान जाते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको बनेगा, तो जरूर इसके बारे में भी आपको नॉलेज। देखिए, ये फसल क्या होता है, मतलब कि आपको ये हरित मतलब कि सबसे ज़्यादा योगदान होता है, जो प्राथमिकता इसका दिया जाता है, ये मतलब हरित खेती के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है? इस प्रकार के फसलों में क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। याद रखिएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है इसमें, ठीक है? तो मात्रा पाई जाती है। ये याद रखिए, नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा इसमें पाई जाती है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो अब फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें से कुछ और एक्स्ट्रा आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया था मृदा क्षरण। मृदा क्षरण के बारे में पूछा गया, तो मृदा क्षरण को रोकने के लिए हम लोग क्या-क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। जैसे मृदा क्षरण रोकने के लिए हम 2-3 प्रकार का, जैसे समोच्च विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। समोच्च तो आपको लिखा है समोच्च जुताई, तो समोच्च जुताई का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो जुताई, तो समोच्च जुताई का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, सीढ़ीदार खेती कर सकते हैं। तो जो सीढ़ीदार खेती होती है, तो सीढ़ीदार खेती का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालाँकि अगर फसल चक्र की जो विधि है, तो कीटनाशक जो भी है एक्टिविटीया को हम कम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उत्कृष्ट नस्ल के गेहूँ हैं, तो उत्कृष्ट मतलब अच्छे नस्ल के गेहूँ, लागा रोजा, गंगा 101, जया या पद? बताना उत्कृष्ट के गेहूँ का मतलब कि नस्ल बताना है कौन-सा? चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जया। क्या हो जाएगा, ये उत्कृष्ट मतलब कि माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। और गेहूँ जो आपका कौन-सा फसल का अंतर्गत है? तो आपका रबी फसल का अंतर्गत है। रबी फसल क्या होता है, जो ठंडा के मौसम में उगाई जाती है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है? अब जानते हैं गेहूँ का ज़िक्र क्या है, तो गेहूँ के लिए बोलेगा मिनिमम तापमान कितना हो रहा है? तो 10 से लेके 15 डिग्री, 10 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस मिनिमम तापमान होना ज़रूरी है। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में इससे नॉर्मल इससे कुछ। अब हम जानते हैं कि जैसे गेहूँ के और कुछ किस्म होते हैं, जैसे यहाँ पे जया एक अच्छे किस्म का होता है, तो इसमें से कुछ और किस्म के नाम भी याद रखिएगा, जैसे कि इसमें बोलता है नोरिन। पहला ऑप्शन देखते हैं नोरिन, ठीक है? तो नोरिन 101, तो नोरी 101 है 10, पहला हो जाएगा नोरिन। दूसरा आपको याद रखना होगा सोनालिका, एक और अन्य नाम आता है जिसका नाम आता है सोनालिका, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी अच्छे किस्म का माना जाता है, सोनालिका, ठीक है? ये गेहूँ के किस्म होते हैं, फसल के लिए माने जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में विकसित प्रथम बौनी धान किस्म थी? तो बौनी धान की किस्म थी बताना है। पहला है IR8, ऑप्शन में जया, ऑप्शन में पद्मा, ऑप्शन में रत्ना। बताइए कौन सा होगा? विकसित प्रथम बौनी धान का किस्म क्या था? चलिए, सही आंसर होगा इसका भी जया। तो जया जो है बौनी धान का किस्म का एक प्रकार का ये माना जाता है, तो ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा जया, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पीली क्रांति का संबंध किससे है? दाल से, तिलहन से, सूर्यमुखी से या मछली से? और ये सारा प्रैक्टिस सेट है, ज़रूर एग्ज़ाम से जाने से पहले इसको करके जाइए। तो पूछा गया है पीली क्रांति बताइए। चलिए, तो आप जानते हैं पीली क्रांति, तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन नंबर बी, तो तिलहन से संबंधित। यहाँ पे थोड़ा-सा और चावल के बारे में आया है, तो इसके बारे में बता देते हैं। जैसे धान, तो धान के अंतर्गत में चावल का किस्म आता है, तो चावल की किस्म नहीं बताएँ तो उसको बता देते हैं। जैसे आपको पता होगा बासमती चावल, तो बासमती चावल तो याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछता है कि बासमती चावल कौन किस्म के अंतर्गत है? तो ये बासमती चावल आता है। ये कहाँ पे उगाया जाता है सबसे ज़्यादा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है?
तो इसका इसको पहचान कैसे होता है? ये लंबे होते हैं, दाने होते हैं और इससे क्या सुगंधित होते हैं, तो सुगंध निकलते हैं, तो आपको पता होगा सुगंध सुगंध निकलते हैं और ये सबसे ज़्यादा आपका हिमालय तटीय वाले क्षेत्र में हिमालय हिमालय तटीय वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसलिए आपको बता देते हैं। जैसे सोन या आपका क्या था मसूरी, तो याद रखिएगा जो ये वाला मसूरी चावल, ठीक है? तो ये मसूरी चावल जो होता है ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। जो हम लोग क्या बोलते हैं सोरना चावल के भी नाम से जानते हैं, तो आप लोग जानते होंगे सोरना चावल जो होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी को होता है। ये मध्य भारत के बीच में पाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी खेती किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसी में पूछा जाता है, एक आता है इंद्रायणी, तो इंद्रायणी इंद्रायणी, ठीक है? तो इंद्रायणी चावल होता है, ये आपका कौन-सा भागों में पाया जाता है? ये आपका दक्षिण भाग वाले जो है, दक्षिण राज्य वाले भागों में पाया जाता है और एक लास्ट होता है, जो आपका केरल वाले क्षेत्र में पाया जाता है, तो पलकट्टा, तो पलकट्टम, तो पलकट्टम वाला क्षेत्र जो है आपका केरल के इलाके वाले क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा, इससे इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, पीली क्रांति किससे संबंधित है? आपको बता दिया तिलहन से संबंधित है। आप जानते हैं तिलहन से संबंधित है तो पीली क्रांति, तो उसके बाद अन्य जो भी क्रांति है उसके बारे में जान जाते हैं। जैसे कि क्रांति के बारे में जो कुछ-कुछ क्वेश्चन पूछा जैसे बोलेगा गोल क्रांति, अब बोलेगा गोल क्रांति किससे संबंधित है? आप बताइए। तो गोल क्रांति आपका किससे आलू से संबंधित है, ठीक है? तो आलू से संबंधित है, तो ये याद रखिएगा आलू से संबंधित, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाएगा हरित क्रांति, ठीक है? हरित, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति आपको पता होगा गेहूँ और चावल, ठीक है? तो गेहूँ प्लस चावल से संबंधित है, गेहूँ और चावल आपका हरित क्रांति से संबंधित है। इसका आयत मतलब इसका वर्ष बोलेगा तो याद रखिएगा कभी-कभी वर्ष पूछ जाता है 1966 से लेके 1967 के बीच में, तो 1966 97 बोलेगा हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विदेश में बोलेगा तो इसका नॉर्मन बोरलॉग, तो याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग, तो बोरलॉग विदेश में बोलेगा तो नॉर्मन बोरलॉग, कलर चेंज करते हैं। चलिए, तो विदेश के लिए नॉर्मन बोरलॉग, अब भारत में बोलेगा तो एम.एस. स्वामीनाथन, तो एम.एस. स्वामीनाथन, तो एम.एस. स्वामी भारत में मानते हैं। चलिए, फिर इसी में कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको बता देते हैं यहाँ पे। हर वे हम आते हैं धूसर क्रांति, तो पूछा जाएगा धूसर क्रांति। तो धूसर क्रांति किससे संबंधित है? धूसर क्रांति आपका उर्वरक से संबंधित है। याद रखिएगा उर्वरक से संबंधित है धूसर, ठीक है? इसका भी जनक बोलेगा तो एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है? अगला आता है श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति आपको पता होगा दूध उत्पादन, तो श्वेत क्रांति आपका दूध दूध उत्पादन से संबंधित है। इसका बोलेगा जनक कौन है? तो वर्गीस कुरियन, तो वर्गीस कुरियन, तो वर्गीस कुरियन इनका जनक माना जाता है। फिर आता है नीली क्रांति, तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली, नीली से क्या है आपको मछली उत्पादन। तो मछली का उत्पादन कैसे है? नीली क्रांति से संबंधित। इसका जनक बोलेगा तो अरुण कृष्ण, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक पूछा था लाल क्रांति, ठीक है? लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल कौन है? टमाटर। तो आपका टमाटर, टमाटर प्लस मांस जो भी है। तो ये सब क्रांति सारा याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए ज़रूर इसको बना के जाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत भी होगा। तो ये सारा बताया धूसर क्रांति आपको पता है उर्वरक से, श्वेत क्रांति दूध से, नीली क्रांति मछली से। देखिए वीडियो लंबी होगी पर डिटेल एक्सप्लेनेशन आप पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में बहुत उपयोगी रहेगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया रसायन जो अपनी क्रिया द्वारा सभी जीवों को नष्ट करते हैं, तो बताना कौन-सा? सेलेब्रेटिक हाइब्रिडोसिटी, फंगिसाइड, निमिसाइड या पेस्टिसाइड? जो सभी जीवों को नष्ट करते हैं तो कौन है? चलिए, सही आंसर होगा पेप्सिसाइड, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पेप्सिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा है नीम की खल्ली में कितने प्रतिशत नवजन पाया जाता है? तो नवजन पाया जाता है नीम की खल्ली में। पहला 0.5 से लेके 1%, 2 से 3, 3 से 6, 6 से 9। बताइए क्या होगा? तो नवजन मतलब होता है इसका यहाँ बता देते हैं नाइट्रोजन पाता है, ठीक है? नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन होती है कितना? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 से लेके 6% के बीच में नाइट्रोजन पाए जाते हैं नीम में। तो यहाँ पूछा गया था नीम के जो होते हैं उसमें पाया जाता है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस मानव उत्पाद धान्य मतलब मेन मेड सेट्रल गेन हो जाता है? बताइए धान, गेहूँ, टिट्रिकल्स, ज्वार। बताइए कि किसमें मानव उत्पादन धान अन्न जाता है? चलिए, सही आंसर होगा टिट्रियल्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टिट्रियल्स में क्या होता है मानव उत्पादन धान अन्न हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, ठीक है? अन्य अन्य कहा जाता है बोला जाता है जिसमें से इसमें महत्वपूर्ण कौन है? गेहूँ प्लस राई, तो गेहूँ प्लस राई, याद रखें गेहूँ और राई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 8 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया पशु प्लेग मतलब रीड पेस्ट का कारण क्या है? तो पशु प्लेग क्या होता है? तो पशु प्लेग बताइए। पशु प्लेग वही जो
क्या था पशुओं में क्या होगा एक प्रकार का क्या रोग पाया जाता था, किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, प्रोटोजोआ, विषाणु या कोई नहीं? चलिए, सही आंसर हो जाएगा विषाणु। तो विषाणु का कारण क्या होता है? पशुओं में रोग पाया जाता है। ठीक है? बहुत सारा मतलब रोग जो होता है ये आता है, जैसे कि हम बता देते हैं कुछ-कुछ रोग, जैसे कि आप याद रखिएगा खुरपा, तो खुरपक्का, तो खुरपक्का नामक जो रोग होता है, खुरपक्का नामक और एक होता है मुँह फुली एवं मुँह मुँह पका। तो मुँह पका या मुँह फुली जो भी बोला जाता है, ये जो रोग पाया जाता है आपका जितना भी पालतू जानवर होता है, पालतू जानवर, तो पालतू जानवर में पाया जाता है। याद रखें पालतू जानवर में खुरपक्का एवं मुँह पक्का, खुरपक्का मुँह पालतू जानवर में पाया जाता है। जैसे कि और कुछ रोग जैसे जैसे पोकनी, तो यहाँ भी याद रखें पोकनी, तो पोकनी, पोकनी नामक जो रोग रहता है जैसे कि आपका गाय, जो भी मतलब कि आपका गाय हो गया, भैंस, सुअर, तो ये सब में पाया जाता है पोकनी नामक रोग, याद रखिएगा। क्वेश्चन 9, अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे कि तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जलियशाला अभी मतलब को भी क्या कहते हैं? तो ये बताना है तालाब, महासागर, वन यहाँ तक कि जलियशाला को क्या कहते हैं? वोम या बायोम कहते हैं, अजैव वातावरण कहते हैं, समुदाय कहते हैं या पारिस्थितिक कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? ऐसी जो प्रक्रिया होती है, जिसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र आपका है, मतलब कि सब जीव से मिल-जुल कर होता है, जिससे एक प्रकार की क्रिया का काम करता है। को समेटें, क्यों जाता है? समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान बदला पे निश्चित स्थान पे बदलता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए, पारिस्थितिक अनुक्रम, ऑप्शन बी शियर, ऑप्शन बी सामुदायिक गतिविधि, ऑप्शन में जैव पिरामिड। बताइए उसको हम क्या कहेंगे? चलिए, तो हम ऐसे प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी क्या कहते हैं? शियर कहते हैं। तो क्या होगा सही ऑप्शन नंबर बी शियर कहते हैं। अब शियर के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है ही नहीं, यही बस इसको याद रखिए कि जो भी वहाँ के मतलब कि वातावरण है, उसी के अनुसार जो ये बदलता रहता है, समुदायों को पूर्ण एक स्थान है, जो कर्म के अनुसार बदलता रहता है। तो यही होता है एक पर्यावरण का तकनीकी होता है। नेक्स्ट तो पूछा गया है, प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जैव खाद के लिए, एटिस्टिक के लिए, एंटीबायोटिक के लिए, सजीव सूक्ष्म जीवों के लिए। तो बताइए किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग? चलिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सजीव और सूक्ष्म जीवी जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनके लिए हम प्रोबायोटिक पद का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया, एक बाज, एक सर्प, मतलब यहाँ पे मेढक, तो यहाँ हो जाएगा एक मेढक, मेढक टिड्डा और टिड्डा घास खाता है, तो इस खाद्य श्रृंखला में क्या हो जाएगा? तो आपको ये पढ़े होंगे कि पहले जैसे कि कोई चीज़ उठता है तो उसको पहले वो खाता है, फिर वो खाता है, इस प्रकार जो प्रक्रिया होता है तो क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पाद, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या चतुर्थ उपभोक्ता? तो पहले आपको बता देते हैं कि आखिर होता क्या है? देखिए, प्राथमिक उत्पाद क्या होता है कि एक खाद्य श्रृंखला होती है जो क्या कहता है सूर्य से अपना प्रकाश जो भी है रासायनिक अभिक्रिया लेती है, और यह क्या कहता है प्राथमिक उत्पाद में जो स्वयं से भोजन बनाने का काम करता है। तो स्वयं से जो भोजन बना के अपना खाता है तो ये प्राथमिक उत्पाद कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता ऐसे जीव को कहते हैं जो क्या कहते हैं उत्पादों को वो भक्षण करता है। तो भक्षण करना मतलब जो अपना से खुद से बनाया उसको क्या कहा खा लेता है। तो भक्षण करने का काम करता है, तो जो दूसरों के भोजन को छीन के खाने का काम करता है। तृतीयक जो उसी के बीच में फिर तीसरा सा आता है, चौथा उसी के बीच में जो भक्षण करने का काम, तो ये सारा उसको काम करने का काम करता है। ठीक है? चलिए, अब जानते हैं हम लोग यहाँ से आ गया तो आप क्वेश्चन बताइए और इसमें से सही आंसर क्या होगा उसके बाद फिर डिटेल चलिए, तो क्या होगा एक वाक्य का सही आंसर हो जाएगा, एक बाज के बारे में पूछा गया तो बाज, सर्प, साँप, मेढक, टिड्डा आदि घास आदि जो होता है, ये प्रक्रिया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होगा। देखिए, इस प्रकार के में सबसे पहले क्या होगा, एक मान लेते हैं एक घास, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे घास है, तो ये घास। तो सबसे पहले आपका घास मान लो उगा, घास होगा, तो घास को खाने का काम कौन करता है? तो घास को खाने का काम करता है टिड्डा। तो घास के बाद कौन आ जाएगा? सेकंड नंबर पे आ जाएगा टिड्डा। यहाँ लिखते हैं टिड्डा। टिड्डा टिड्डा का जो खा लेने का काम कौन था? टिड्डा को कौन खा लेता है? मेढक। तो यहाँ लिखे मेढक। ये मेढक खा लेता है। अब मेढक को फिर कौन खाने का काम करता है? सर्प। सर्प खा लेता है और सर्प को खाने का काम कौन करता है? एक बाज। तो यही जो होता है बाज के बारे में पूछा है तो बाज क्या चतुर्थ है। क्यों? क्योंकि ये सब जो होता है ये अपने से बनाता है घास, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को फिर मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है और बाज खाता है। तो बाज जो है ये चतुर्थक उत्पादक है। तो यहाँ पे पूछा गया बाज के बारे में पूछा गया था। बाज किस प्रकार का है? तो बाज एक प्रकार का चतुर्थ उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर 13, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है
क्या है? एक निर्माता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल द्वितीयक उपभोक्ता है, ऑप्शन में प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। तो बताइए खाद्य श्रृंखला में फूड चेन क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक तथा द्वितीयक। ठीक है, प्राथमिक के साथ-साथ द्वितीयक उपभोक्ता भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें से खाद्य चेन में क्या होता है? खाद्य चेन में मानव क्या कहता है? जिसमें से ये साग-सब्जी के साथ-साथ क्या कहता है? मांसाहारी आदि दोनों का काम करता है। तो साग-सब्जी भी खाता है और मांसाहारी दोनों का काम करता है। ठीक है, इसलिए प्राथमिक भी है, द्वितीयक भी है। अगला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ किया गया था? 1 मई 2015, 1 मई 2014, 1 मई 2016, 1 मई 2017। बताइए कब किया गया? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को प्रारंभ किया गया। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 मई 2000। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में आया, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन, ये उनका उद्देश्य था ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगा, ठीक है? प्रधानमंत्री द्वारा यही सब योजना लाया गया था, तो ये को याद रखना है। क्वेश्चन 15, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का संबंध किससे है? आप लोग वर्गीस कुरियन को बताएँ, हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, बताइए। वर्गीस कुरियन, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, बना है। तो क्वेश्चन बार-बार पूछा भी जाता है। आपको पता चाहिए हरित क्रांति जो एमएस स्वामीनाथन था, अब बोलेगा बाहर में तो इसको नॉर्मल बोल लो, ठीक है? गुलाबी क्रांति जो गुलाब मतलब कि इसमें क्या होता है? झींगा उत्पादन, तो यहाँ लिखिए झींगा का उत्पादन। तो झींगा उत्पादन, तो गुलाबी क्रांति, ठीक है? पीली क्रांति तो पीला, पीला उत्पादन का जो होता है, जो सरसों का उत्पादन आदि से संबंधित है। ये सारा आपको क्वेश्चन पढ़ कर जाने हैं। तो तिल आपका यहाँ पे क्या है? सरसों या तिलहन, यहाँ लिख देते हैं तिलहन। तो पीला क्रांति आपको यह होता है, श्वेत क्रांति बता दी है, हरित क्रांति बता दी है। हरित क्रांति की शुरुआत कब होता है? तो याद रखिएगा 1966 से लेकर 1967, एम.एस. स्वामीनाथन इसका जनक है। तो है। श्वेत क्रांति जो यहाँ है, श्वेत क्रांति कब आता है? 1970 में, ठीक है? वर्गीज कुरियन के द्वारा 1970 इसको फिर बाद में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। ये सारा आपको क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना की? राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले कौन थे? टी आर गॉडनिन थे, पी के आर बी राव थे, मनमोहन सिंह थे, पीवी महानंद थे। बताइए कौन थे राष्ट्रीय आय की गणना करने? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बताइए। चलिए, पी के आर बी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पी के आर बी जो थे राष्ट्रीय आय के पहले वैज्ञानिक थे जो उन्होंने गणना किए थे, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक बार कौन थे? ये भारतीय अर्थशास्त्री भी थे, तो याद रखने। और ये इन्होंने सबसे पहले आय की गणना की थी 1931 और 32 में। कब की थे? 1931 से लेकर 1932 के बीच में इन्होंने सबसे पहले। चलिए, अब इससे बारे में इसके द्वारा एक बुक था, तो बुक को पहले बता देते हैं, उसके बाद फिर और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। इनका बुक का नाम था द नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो बुक का नाम याद रखिएगा, पूछा जाएगा द नेशनल नेशनल क्या था? नेशनल इनकम ऑफ, तो इनकम इनकम ऑफ नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो क्या था? ब्रिटिश इंडिया, ठीक है? इनका बुक का नाम याद रखिएगा। चलिए, अब इनके बारे में जैसे मनमोहन सिंह है, पीवी महालनोबिस है, तो इनके बारे में भी जान जाते हैं कौन-कौन है, बारे में जान जाते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं, चलिए, पीवी महालनोबिस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो आपको उस समय जो 1991 जो ये आया था आपातकालीन स्थिति, तो इसी समय को जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जो कौन थे? वित्त मंत्री थे। मनमोहन सिंह के द्वारा एक नियम लाया था, यहाँ पे एलपीजी, तो यह उदारीकरण को जो जनक मानते हैं, तो मनमोहन सिंह उदारीकरण के रूप से जानते हैं। लिबरलाइजेशन, तो उदारीकरण के नाम से भी मनमोहन सिंह को जाना जाता है, ठीक है? पीवी महालनोबिस उसके बारे में जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय का पीएम था और उसी के दौरान इसके द्वारा बहुत सारा योगदान भी किया था। तो जैसे कि राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष भी थे पीवी महालनोबिस, ठीक है? भारत में जो सांख्यिकी है, उनके जनक भी महालनोबिस थे। ये सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। हम्पी विद चैरिटी ऑफ भारतीय मुद्रा के किस मूल्य वर्ग के पृष्ठ पर अंकित है? बताना हम्पी चैरिटी जो बनाया था किसमें? ₹10, ₹100, ₹500, ₹100। बताइए इसमें हम्पी के जो हम्पी के जो फिगर है, तो कौन से पैसे मतलब कौन कितने रुपए के पैसे में इनका हम्पी का चित्र किया गया है? तो चित्र से इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, सही आंसर होगा ₹50, तो ऑप्शन नंबर डी। तो डी में याद रखिएगा ₹50 में चलिए आप जानते हैं कुछ में, जैसे ₹10 का ₹10 के नोट में कौन है? सूर्य मंदिर या कोणार्क? तो याद रखिएगा सूर्य मंदिर या कोणार्क, ठीक है? तो सूर्य मंदिर या कोणार्क यहाँ पे स्थित। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। चलिए, ठीक है?
₹100 तो ₹100 वाले में देख लेते हैं, तो ₹100 वाले में क्या है? रानी का वाव, तो याद रखिएगा रानी का वाव। तो रानी का वाव, तो ये कहाँ आपका गुजरात में है। चलिए, ₹500 में देख लेते हैं। ₹500 में क्या है? 500 में आपका लाल किला है। ₹500 में क्या है? आपका लाल किला है। आपका कहाँ है? आपका दिल्ली में, ठीक है? तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखिएगा ताकि एग्ज़ाम में और कुछ बता देते हैं जैसे ₹20 ठीक है? अब जैसे ₹20 तो ₹20 में क्या? एलोरा गुफा, तो याद रखें एलोरा का गुफा। एलोरा गुफा कहाँ पे है? आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। ये भी जगह का नाम भी याद रखिएगा एलोरा गुफा, ठीक है? और जैसे कुछ-कुछ बता देते हैं जैसे ₹20 हो गया, ₹50 तो बता दिए। कर्नाटक जो हम्पी कर्नाटक में ₹10 हो गया, एलोरा गुफा हो गया। ₹200 में आपका ₹200 पता बता देते हैं। यहाँ लिखते हैं ₹200 तो ₹200 में सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है इसलिए आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइए सांची का। जो ₹2000 2000 आया था तो उसमें क्या था 2000 जो था उसमें मंगलयान, याद है मंगलयान, ठीक है? सालगिरह मंगलयान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपको बताना है कितने राज्यों से? 8, 7, 9 या 11? बताइए। चलिए, कर्क रेखा आपका 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको याद होगा इसका ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, तो गमछा झार, तो मित्र पर गमछा झार जो ये याद करिएगा, ट्रिक याद है। तो कौन-कौन हो जाएगा? आपको देखिए एग्ज़ाम में क्या है सीक्वेंस से पूछा जाएगा, ठीक है? तो हम सीक्वेंस से बता देते हैं या पहले आपको सीक्वेंस से बता देते हैं, फिर इसके बाद ट्रिक में आपको बता देंगे, ठीक है? चलिए, सीक्वेंस में जैसे सबसे पहले आपका आ जाएगा राजस्थान, तो राजस्थान, तो याद रखिएगा राजस्थान, ठीक है? हिंदी इंग्लिश में लिख देते हैं डायरेक्ट शॉर्ट-शॉर्ट में, ठीक है? राजस्थान के बाद आपका आता है गुजरात, GUG गुजरात लिख देते हैं। थर्ड में आपका क्या आ जाएगा? थर्ड में आपका MP मध्य प्रदेश, MP हो जाएगा। फोर्थ में क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़। 5 में क्या हो जाएगा? 5 में छत्तीसगढ़ आपका आता है JH मतलब झारखंड, ठीक है? जैसे शॉर्ट में लिख देते हैं। 6 में आपका क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल, तो WB लिख देते हैं वेस्ट बंगाल और 7 में क्या आ जाएगा? 7 में आपका आ जाएगा बंगला मतलब कि त्रिपुरा, तो त्रिपुरा और लास्ट में जो आपको बच जाता है मिज़ोरम, तो सही आंसर हो जाएगा 8 नंबर में मिज़ोरम, ठीक है? देखिए मित जो है, म से हो जाएगा क्या हो जाएगा म से मिज़ोरम, तो से त्रिपुरा, पो से पश्चिम बंगाल, गो से गुजरात, मो से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। ऐसे भी आपको याद रखिएगा, ठीक है? ये ट्रिक बता दिया ताकि एग्ज़ाम में याद रखिएगा, ताकि इससे क्वेश्चन ठीक है? चलिए, कितना क्वेश्चन याद है क्या? कर्क रेखा होती है, आरेख होता है, मकर रेखा या मानक रेखा, तो मानक रेखा भी गुजरती है, भारत के जो मानक रेखा जो लंबा-लंबा सीधा गुजरता है बीचों-बीच, तो मानक रेखा होता है, तो मानक रेखा से भी गुजरने वाली है, तो उनको भी भारत का बोलेगा मानक रेखा कितने डिग्रियों पे है? तो 82 डिग्री हाफ, तो साढ़े 82 डिग्री पे आपको भारत का मानक रेखा माना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। मानक रेखा से गुजरने वाले 5 राज्य हैं, तो जैसे आपका हो जाता है मानक रेखा से बोलेगा तो यूपी हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, तो ये मानक रेखा है, तो उसको याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 आत्मनिर्भर क्षेत्र में भारत के कई क्रांतिकारी हुए थे, तो गुलाबी क्रांति का समय देखें। यदि आप हम देखें यहाँ पे डिटेल में आपको बताए थे कितने क्रांति हुए थे। यदि आप डिटेल में यदि नहीं पढ़े होंगे तो आपको लिए बहुत दिक्कत होगा। इतना इसीलिए बताते हैं जो हम क्रांति जैसे यहाँ पे बताते हैं जितना भी आया हरित क्रांति, धूसर क्रांति, श्वेत क्रांति जो है वो सबको जब बताते हैं तो आप लोग ज़रूर उसको अच्छे से सुनिए। तो देखिए यहाँ पे आपको पूछ दिया तो गुलाबी क्रांति किस समय? यदि आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो नहीं बता पाइएगा। चलिए बताइए क्या होगा इसका? दूध उत्पादन, टमाटर, अंडा उत्पादन, झींगा उत्पादन। पता है गुलाबी क्रांति से किससे संबंध चलिए, सही जवाब क्या हो जाएगा तो गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति के संबंध किससे है? आपका झींगा उत्पादन। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा झींगा का जो उत्पादन था आपका गुलाबी क्रांति से है। ये आपको याद रखें। अब चलिए इसमें आ गया तो कुछ-कुछ क्वेश्चन देखते हैं दूध उत्पादन। दूध उत्पादन आपका श्वेत क्रांति। तो जनक बोलेगा तो वर्गीस कुरियन माना जाता है, ठीक है? श्वेत क्रांति वर्गीस कुरियन। चलिए टमाटर, टमाटर अभी जस्ट बताया था क्या होगा लाल क्रांति। टमाटर लाल क्रांति या मांस भी जब भी बोलेगा तो लाल क्रांति से संबंधित है, ठीक है? अंडा, अंडा जो आपका क्या क्या होता है? जो मतलब कि ये होता है स्वर्ण क्रांति टाइप के अंतर्गत है, उसी के अंतर्गत में आता है, ठीक है? चलिए अब इसमें से और कुछ एक्स्ट्रा बता देते हैं जैसे कि पीली क्रांति तो आपको पता होगा। पीली क्रांति बोलेगा तो क्या होगा? तिलहन। तो पीली क्रांति तिलहन हो जाएगा। भूरी क्रांति जो आपको बताए थे, भूरी क्रांति आपका उर्वरक। इम्पोर्टेंट है इसलिए आपको रट्टा मार लीजिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब बोलेगा सुनहरी क्रांति, ये इम्पोर्टेंट है। सुनहरी क्रांति, तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? आपका सुनहरी क्रांति आपका फल से संबंधित है। तो फल से संबंधित, ठीक है? चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बोलता है स्वर्ण क्रांति, तो स्वर्ण क्रांति आपका क्या हो जाएगा? स्वर्ण क्रांति बोलेगा तो आपका रेशम से संबंधित है। तो रेशम से तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 ग्रीष्म ऋतु में
स्थानीय स्थानीय हवाएँ बंगाल की खाड़ी से उत्तर से लेके पश्चिम की ओर चली जाती है, तो हमको उसको क्या कहते हैं? उत्तर से लेके पश्चिम को जाते हैं तो उसको कहते हैं, हिमराल कहते हैं, काला सूरज कहते हैं, ऑरेंज कहते हैं, हेमफॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? तो देखिए, ये जो होता है आपका पश्चिम बंगाल से होकर जाते हैं, तो इस प्रक्रिया का जो विधि होते हैं, तो इसको हम कहते हैं काल बैसाखी कहते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो काल बैसाखी कहते हैं, जो होते हैं ठीक है? इन हवाओं को हम जैसे पूरा भारत में यदि पूर्वी भारत में बोलेगा, तो पूर्वी भारत में इसको हम अन्य नामों से भी जानते हैं, तो पूर्वी भारत में कभी बोलेगा, पूर्वी भारत में इनको अन्य क्या नाम से जानते हैं? तो इनको हम नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं, तो याद रखें नॉर्वेस्टर। तो पूर्वी भारत में हम इनको नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। फिर यह धीरे-धीरे बढ़ते हुए अलग-अलग राज्यों में जाता है। उत्तर-पश्चिम में जो जाते हैं, तो जो गर्मी के समय में इसको क्या कहते हैं? उत्तर-पश्चिमी भागों में उत्तर-पश्चिमी यदि उत्तर-पश्चिमी में चला जाता है, तो ये गर्मी के समय में इसको हम क्या कहते हैं? लू के नाम से जानते हैं। यही है मतलब परिवर्तन हो जाता है, पूर्वी भारत में आ जाएगा तो इसको नॉर्वेस्टर कहते हैं। उत्तर-पश्चिमी भाग जाएगा जो गर्मी के समय में आएगा तो इसको हम लू के नाम से भी अन्य समय पे जगह-जगह पे जैसे ही फिर ये वर्षा ऋतु के समय में चल जाएगा, तो इसको जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। जब वर्षा ऋतु के समय में चला जाएगा, तो हम इसको जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, तो ये सब आपको याद रखिएगा। चलिए, सांगपो कौन-सी नदी पे पर्याप्त है? घाघरा नदी, चंबल, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। बताइए सांगपो नदी कहाँ पे है? सांगपो आपका कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी, तो याद रखिएगा सांगपो आपका ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा जान जाते हैं सांगपो नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी पे एक कौन-सा? मानसरोवर झील, तो मानसरोवर तो मानसरोवर झील से निकलती है आपका सांगपो नदी, ये आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी को हम अन्य नामों से जैसे कि तिब्बत, तिब्बत वाले क्षेत्र तिब्बत आपका कहाँ है? आपका नेपाल में तिब्बत। तो तिब्बत तिब्बत वाले क्षेत्रों में हम इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। तो सांगपो के नाम से जानते हैं और यही जो आपका अरुणाचल प्रदेश से जो निकलती है अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में है इसको हम क्या नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र तो अरुणाचल प्रदेश में इसको ब्रह्मपुत्र नाम से और तिब्बत वाले में हमको सांगपो के नाम से भी जानते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे कर लेते हैं। जैसे कि हम इससे पूछ देगा कि नदी के बारे में जैसे कि चलिए बनाते हैं जैसे कि गंगा नदी, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में तो गंगा नदी यहाँ पे लिखते हैं गंगा नदी, तो बांग्लादेश में क्या कहते हैं? बंगाल में, तो बांग्लादेश में इसको हम कहते हैं पद्मा, तो पद्मा का नाम से कभी पूछ देगा तो गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो पद्मा कहते हैं, तो याद रखिए, ठीक है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो संयुक्त धारा रहती है उसको मेघना और बांग्लादेश से कहती है जिससे बंगाल ठीक है? ये गिर जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस किस बस चलाएगी? यदि आपको वीडियो यदि मतलब स्लो लग रहा है, आपको यदि एक्सप्रेशन नहीं देखना है तो वीडियो को आप फास्ट कीजिए, डायरेक्ट आंसर देख के आप भी निकल सकते हैं, ठीक है? जो हम तो बोलते हैं डिटेल में यदि आप देखते हैं, तो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो ये कब चलाए गए थे बताइए आप? तो ये चलाए गए थे आपका 2016 में, तो कब चलाए गए थे? 2016 में चलाए गए थे, ठीक है? वर्तमान में बोलेगा सबसे तेज चलने वाला ट्रेन कौन है? तो आपका वंदे भारत, याद रखें वंदे भारत। तो वंदे भारत वर्तमान समय में आपको सबसे तेज़ चलने वाली है वंदे भारत, तो ये भी आपको याद है। वंदे भारत की शुरुआत कब किया जाता है? तो ये याद याद रखिएगा 15 फरवरी। तो 15 फरवरी 2019 15 फरवरी 2019 को वंदे भारत की शुरुआत किया जाता है, तो ये याद रखिए 15 फरवरी 2000 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पूछा गया? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, चूना, पत्थर, लिथियम, ऑक्साइड। बताइए कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए, तो कैम्यू किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका चूना पत्थर के लिए। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका चूना पत्थर के लिए कैम्यू प्रसिद्ध है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, और जानते हैं जैसे कि चूना पत्थर और कहाँ से है? आपका रोहतास आपको याद होगा, रोहतासगढ़ जो है जगह है, यहाँ पे चूना पत्थर के लिए भी फेमस है, तो चूना पत्थर और बॉक्साइट के लिए। चूना पत्थर बॉक्साइट के लिए फेमस है आपका रोहतास, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, और जानते हैं कुछ-कुछ इससे कम इम्पोर्टेंट 1 मिनट थोड़ा-सा कर लेते हैं। इतना हो गया। अब जानते हैं जैसे राजस्थान, तो राजस्थान के लिए आपको जगह का नाम याद रखिएगा राजस्थान, राजस्थान। तो राजस्थान में आप एक जैसे कि खेतरी, तो खेतरी नामक है, यहाँ पे क्या पाया जाता है? बॉक्साइट पाया जाता है, तो याद रखिएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट नहीं, यहाँ पे क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है, ठीक है? तो क्या पाया जाता है यहाँ पे? खेतरी नामक जो स्थान है यहाँ पे क्या है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको याद रखिए। भारत में बोलेगा बॉक्साइट के लिए सबसे प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध कौन है भारत में बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध? आपको बताइए तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध का नाम है राज्य कौन-सा राज्य है? उड़ीसा, याद रखें उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य आपको बॉक्साइट के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो ये भी चलिए, अब जानते हैं लिथियम, जहाँ पे लिथियम का ज़िक्र हो गया, लिथियम आप कहाँ पाया था? तो आपका जम्मू-कश्मीर, तो याद रखें जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर में। तो तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये सारा चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। इसमें पूछा गया ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? कृषि, वानिकी, जानकी या पशुपालन? बताइए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित? यहाँ पे इसको कलर चेंज करते हैं 1 मिनट। चलिए बताइए। तो ऑपरेशन फ्लड आपका क्या था? कृषि से संबंधित है, तो ये भी आपका याद रखना है। कृषि से ऑपरेशन फ्लड इससे, ठीक है? ये इसी किसके दौरान है? ये आपका जो कृषि के दौरान में आपका दूध उत्पादन जो है, दूध उत्पादन जो श्वेत क्रांति है, उसी से संबंधित है, तो ये याद रखना। दूध उत्पादन भारत में बोलेगा तो वर्गीस कुरियन आपको याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया, प्रतिनिधि भिन्न मापक जो निम्न से किसी उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है? वाणिज्य प्रबंध, क्षेत्र निर्धारण, आयतन निर्धारण, मानचित्र निर्धारण। बताइए किसके लिए इस्तेमाल में लाते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? क्षेत्र का निर्धारण। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षेत्र का निर्धारण में हम इस्तेमाल करते हैं। क्षेत्र का निर्धारण के लिए कैसे? चलिए देख लेते हैं। 1 मिनट 25 नंबर क्वेश्चन था ना? यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा-सा ये है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? मानचित्र का निर्धारण। तो मानचित्र के निर्धारण के द्वारा हम क्या करते हैं? प्रतिनिधि निरूपण को एक माप कर सकते हैं। तो मानचित्र का निर्माण 26 नंबर देखिए। भारत के जनांकी इतिहास में मतलब विभाजन की संज्ञा किसने दी? तो देखिए जनगणना के इतिहास में महान विभाजन की संज्ञा किसने दी? कौन-सा वर्ष? 1921, 1922 मतलब कि 19 1872, 1881। ये कौन-सा वर्ष को माना जाता है? तो महान जो विभाजन का रूप आपका 1921 वाला माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से जैसे सबसे पहले इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में बोलेगा जनगणना की शुरुआत सबसे पहले किसके बाद से रहा? तो सबसे पहले शुरुआत होती है 1872। याद रखिए 1872 में सबसे पहले कौन था? तो आप याद रखिए कौन था? लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो का काल में आया था। तो 1872 में आता है लॉर्ड मेयो, ठीक है? फिर दूसरा जो आता है, कब आता है? 1881। तो 1881 में किसके द्वारा? तो रिपन के द्वारा। देखिए आपका 1891 में रिपन। तो रिपन के द्वारा 1881 में। थर्ड जो होता है जो मतलब 10 के आधार पे, तो 10 के आधार पे लाने वाला 1921 में आता है। 10 के आधार पे फिर जनगणना होता है 19, इसलिए इसको महान सुधारक के भी नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखिए। चलिए, इससे क्वेश्चन बोलेगा कि भारत में स्वतंत्र में पहली जनगणना कब होता था? तो स्वतंत्र रूप से, तो स्वतंत्र रूप से पहली बार से जनगणना कब होता था? 1951 में भारत में स्वतंत्र रूप से पहली जनगणना है। ये आपको याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 निम्न संस्थानों में वित्तीय संस्था संसाधन कौन है? महाजन है, व्यावसायिक है, साहूकार या व्यापारी? तो बोलता है संस्था वित्त जो पैसा देने का काम करता है कौन-सा है ये बताना है। देखो वित्तीय साधन आपका व्यवसायी बैंक हो जाएगा, कमर्शियल बैंक माना जाता है तो वित्तीय। हाँ, कि महाजन, साहूकार और व्यापारी ये सब क्या था? गैर संस्थागत। तो संस्थागत में 2 आता है, एक होगा संस्थागत, तो संस्थागत होता है और एक होता है गैर संस्थागत, ठीक है? तो आपको पढ़े होंगे गैर संस्थागत। तो संस्थागत में जैसा कि आरबीआई के द्वारा जितने भी बैंक है, वो सब बैंक आदि जो भी होता है, संस्थागत के अंतर्गत है। और गैर में जैसे आपका साहूकार हो जाएगा, रिश्तेदार हो या रिश्ते तो रिश्तेदार हो जाएँगे, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा? गैर बैंक के अंतर्गत में आता है, ठीक है? चलिए, माइक्रो फाइनेंसिंग की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला निम्न में से कौन थे? आत्मसेन, मोहम्मद यूनुस, अभिजीत बनर्जी, माइकल मेयर। तो क्या हो जाएगा? माइक्रो फाइनेंसिंग की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूनुस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। यही यूनुस थे। ये कौन थे? बंगाल के एक प्रकार कहते हैं, बंगाल के क्या कहते हैं वहाँ पे मतलब कि यहाँ के जनक माना जाता है। बंगाल के जनक नहीं, बंगाल के वहाँ पे एक निवासी थे जो उन्होंने बंगाल देश में बैंक की स्थापना किया था। यही था मोहम्मद यूनुस। कब किया था? 1983 में उनकी स्थापना किया था। ठीक है? चलिए, आप जानते हैं इसीलिए इसको क्या कहता है फिर बाद में क्या कहता है 2006 में क्या कहता है नोबेल पुरस्कार से फिर इसको सम्मानित भी किया जाता है मोहम्मद यूनुस। चलिए, जैसे अभिनेत बनर्जी आत्मसेन, तो आपको इसके बारे में पता होगा अभिनेत बनर्जी आत्मसेन दोनों को आत्मसेन को कब मिला था? 1998 याद रखिएगा। अभिनेत बनर्जी को 2019। तो 2019 में इसको 1998 में क्या कहता था? अर्थशास्त्र के रूप में क्या नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये आपका क्या नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 15 मार्च, 7 मई, 23 जनवरी। तो सभी आंसर हो जाएगा 15 मार्च। तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है।
चलिए इससे क्वेश्चन कर लेते हैं जैसे कि इससे क्वेश्चन का भी ऐसा पूछेगा तो ये तो विश्व हो गया तो बोलेगा राष्ट्रीय, राष्ट्रीय उपभोक्ता राष्ट्र उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए? राष्ट्र उपभोक्ता अधिकार दिवस बोलेगा तो ये आपका 24 दिसंबर तो ये आएगा 24 दिसंबर। यहाँ पे लिखा होगा 24 दिसंबर को राष्ट्रीय, विश्व में बोलेगा तो 15 मार्च, राष्ट्र में बोलेगा तो 24 दिसंबर। जैसे यहाँ पे 7 मई, तो 7 मई को क्या माना जाता है? एथिलिक दिवस तो एथिलिक एथिलिक दिवस के रूप में मनाया जाता है 7 मई को, ठीक है? चलिए 23 जनवरी का पराक्रम दिवस तो पराक्रम दिवस तो पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को मनाया जाता है। और 10 अक्टूबर को क्या माना जाता है? 10 अक्टूबर को माना जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। विश्व मानसिक तो यहाँ देखें विश्व मानसिक स्वास्थ्य तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 इसमें पूछा गया है गरीबी की माप कौन सी सामान्य विधि में लाई जाती है? आय व्यय दोनों इनमें से कोई नहीं। तो गरीबी को माप करने के लिए हम किसमें आय का भी प्रयोग करेंगे और व्यय का भी प्रयोग करेंगे तो दोनों। अगला IRDA बीमा क्षेत्र नियामक एक संस्था है इसका मुख्यालय कहाँ है बताना है। लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। चलिए, तो IRDB जो होता है ये क्या हो जाएगा एक इसका संस्था का नाम बोलेगा तो यहाँ पे मुख्यालय कहाँ है आपका हैदराबाद में है। तो IRDB को आया था मतलब मल्होत्रा समिति के द्वारा तो यार नाम रख रहे हैं मल्होत्रा मल्होत्रा समिति मल्होत्रा समिति के द्वारा इसको लाया गया था। ये कौन था? ये वहाँ पे वर्तमान में जो थे RBI के जो गवर्नर थे RN मल्होत्रा इन्हीं के द्वारा इनको गठित किया गया था। नेक्स्ट 32 निम्न में से कौन सा देश जहाँ कम प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद मानव संसाधन प्रचुर मात्रा में है? भारत, नेपाल, जापान ऐसे लेगा बताइए वहाँ की प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद रहते हुए मानव संसाधनों की प्रचुर मात्रा में ये तो आपको याद रखिएगा जापान। जापान ऐसा है देश जिसमें जगह सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है, ये आपको याद रखना है। उठा दी गरीबी मतलब क्या होता है? बौद्धिक कमी, स्वास्थ्य कमी, आय की कमी, सभी लेकिन कुछ भी नहीं। बताइए। आपको गरीबी तो पता होगा, गरीबी मतलब क्या? आपकी इनकम मतलब आय की कमी है तो आप गरीब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 और भारतीय संविधान में नौकरी के कितने प्रकार का मौलिक अधिकार था? देखिए मौलिक अधिकार का जिक्र किया है तो बताइए कितने प्रकार के दिया है? 8, 7, 6 या 5? चलिए, तो आपके भारतीय संविधान में कितने 6 प्रकार का मौलिक अधिकार दिए हैं, तो ये भी आपका दे चलिए मौलिक अधिकार का जिक्र है तो बोलता है पहले बताइए मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया? यहाँ पे गया लिया, लिया गया कहाँ? अमेरिका से, तो याद रखिएगा अमेरिका से लिया गया है। चलिए मौलिक अधिकार बोलेगा तो कौन सा भाग में है? बताइएगा भाग, भाग थर्ड में तो कितने-कितने आर्टिकल बोलेगा तो आर्टिकल आपका 12 से लेके कितना 35 के बीच। तो 12 से लेके 35 के बीच में, ठीक है? जिसमें होता है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, जितने भी है होते हैं, ये सारा आपके इसी के अंतर्गत में स्वतंत्र का अधिकार, ये सब जितने भी होता है सर्वोच्च अधिकार की संपत्ति का अधिकार, सारा इसी के अंतर्गत में आता है, तो ये सब आपको याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, इतना याद रखिएगा इससे अंतर अभी आएगा नेक्स्ट डिटेल नेक्स्ट। राज्य और केंद्र के बीच सत्ता के विभाजन के लिए संविधान सूची नहीं है। मध्यवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। बोला कौन-सा नहीं है ये पूछा गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। चलिए, तो कौन नहीं है? परिवर्ती सूची, कभी परिवर्ती सूची ये नहीं पढ़े होंगे। ये नहीं है बाकी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती। अब आता है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में। तो सबसे पहले आता है हम जिक्र करते हैं संघ सूची। संघ सूची मतलब होता क्या? बताइए। संघ सूची मतलब आपका जो होता है नॉर्मल आपका सरकार के द्वारा जो आपका वहाँ पे क्या होता है केंद्र सरकार जो चलाती है तो ये होता है संघ सूची। तो केंद्र सरकार सरकार जो चलाती है। तो वर्तमान में पहले जो जब बना था उस समय तो पहले कितना था? तो यहाँ लिखिए पहले विषय, यहाँ लिखिए पहले का विषय यहाँ पे बोलेंगे बाद का विषय। तो ये याद है बाद का विषय। तो पहले जो था पहले कितने विषय थे? पहले थे 97 अभी वर्तमान में कितने हैं? 100 याद रखिए पहले थे इतना अभी 100 ठीक है? संघ सूची में। चलिए उसी तरह आपका राज्य सूची में आता है तो जो आपका क्या राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है। पहले कितने थे? तो पहले थे 66 अभी वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में बोलिएगा 59 है, ठीक है? जैसे राज्य में क्या था? जैसे शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन जो होता है, ये राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है? एक आता है समवर्ती सूची, समवर्ती, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कितना? पहले थे 47 अभी बोलेगा वर्तमान में कितना है? तो 52 ये आपका समवर्ती में क्या होता है? जिसमें से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर जैसे कि कानून बनाने, काम विभाग का, तलाक का ये एक्टिविटी सारा ये दोनों का क्वेश्चन 36 इसमें पूछा गया संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाते हैं? 1976 में, 1978 में, 1971 में, 19 चलिए बताइए। देखिए
संपत्ति का अधिकार कब 1978 में हटाया जाता है, ठीक है? 1978 में इसको हटा दिया। चलिए, अब जानते हैं कि तो आपका कौन-सा रहेगा? तो ये 44वां संविधान संशोधन। एक 44वां संविधान संशोधन लाया था, जिसमें से इसको हटा के कितना में लग गया था? तो इसको हटा के 300 का ए, आर्टिकल 300 के ए में क्यों कर इसको हटा के इसमें रख दिया था। चलिए, अब जानते हैं संपत्ति के अधिकार के बारे में, थोड़ा कुछ इसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। तो 44वां संविधान संशोधन कहा था, इसको पहले संपत्ति का अधिकार जो था, पहले जो था, पहले आर्टिकल कितना में था? तो ये आपका 31 का ए में था और 19 का आई का एफ, तो 19 का 1 का एफ में था, इसमें इसका क्या था संपत्ति के अधिकार का ज़िक्र किया गया था, परंतु इसको क्या है मौलिक अधिकार से इसको क्या है हटा के 300 के ए में रख दिया गया था, तो ये आपको याद रखिएगा इम्पोर्टेंट। चलिए, इसमें पूछा गया चिपको आंदोलन कौन से राज्य से संबंधित? उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपको बिहार स्टेट से संबंधित जितने ये सब यदि प्रैक्टिस आपको करवा देते हैं, तो आप जरूर एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा आपका उत्तराखंड। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तराखंड से संबंधित है, तो याद रखिएगा, ठीक है? अब जानते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के बारे में जानते थे, इसको मतलब लाने वाला कौन था? मतलब जो इसका आंदोलन किया था, तो कौन जनक माना जाता? तो इसका नायक नायक बोलेगा तो याद रखिएगा, नायक कौन था? नायक था सुंदरलाल। तो सुंदरलाल, सुंदरलाल बहुगुण, तो बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने ये क्या किया था चिपको आंदोलन पेड़ पे चिपक के क्या किया था, वहाँ से पेड़ काटने का को रोका था, ठीक है? चिपको आंदोलन शुरुआत कब होता है? तो याद रखिएगा 1973। तो 1973 में चिपको आंदोलन का कौन-सा जिले में? तो चमोली नामक है। तो चमोली नामक जिले से यहाँ की शुरुआत। निम्न में से संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? बी आर अम्बेडकर, जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अलबदी कृष्णा अय्यर बताइए। तो संघ समिति का अध्यक्ष कौन? इसमें इंग्लिश में देखा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष। चलिए, तो कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी थे। संघ समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। चलिए, इसके दौरान कुछ-कुछ आते हैं जैसे संघ समिति जैसे आप क्वेश्चन है तो जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो पूछेगा प्रारूप प्रारूप समिति। बोलेगा प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? बताइए बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के बोलेगा ये इसमें से जैसे मौलिक अधिकार उप समिति कौन था? मौलिक अधिकार का समिति, तो मौलिक मौलिक अधिकार। तो अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जे कृपलानी, तो जेपी कृपलानी, ठीक है? तो जेपी कृपलानी याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, प्रस्ताव, तो प्रस्ताव प्रारूप करने जो लाया था प्रस्ताव समिति का अध्यक्ष कौन था? ये भी आपका जवाहरलाल, ठीक है, जवाहरलाल थे। और बोला संविधान समिति का अध्यक्ष तो सदा संविधान समिति, तो संविधान समिति, तो संविधान समिति के बोलेगा अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल सरदार, ठीक है? तो याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? मगरमच्छ, घड़ियाल, जलघोड़ा या डॉल्फिन? तो जलीय जीव को बोलते चलिए, जलीय जीव है आपका डॉल्फिन, तो याद रखिएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन आपका सबसे ज़्यादा अभी वर्तमान में कहाँ मतलब कि ज़्यादा चर्चा में रहता है? आपका साहेबगंज जिला जो है, साहेबगंज, साहेबगंज वाले जिले में ये वर्तमान में अभी चर्चा में रहता है। डॉल्फिन ज़्यादा पाया जाता है गंगा, ये आपको याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, तो डॉल्फिन के बारे में आपको याद रखिएगा। चलिए, भारत के जब जलीय जीव बोलेगा तो डॉल्फिन है। जैसे भारत का कुछ-कुछ जैसे याद रखिएगा, जैसे भारत का राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पुष्प, भारत भारत का जो पुष्प है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है आपका? कमल, ठीक है? पुष्प कमल हो जाएगा। फिर उसी तरह बोलेगा पशु, पशु का ना राष्ट्र पशु क्या हो जाएगा आपका? तो आपका क्या हो जाएगा? हाथी, ठीक है? राष्ट्र पशु हो जाएगा आपका हाथी। फिर अगला इसी तरह बोलेगा भारत का राष्ट्रीय पंछी, तो राष्ट्रीय पंछी कौन है भारत का? आपका क्या हो जाएगा? भारत पंछी बोलेगा तो मयूर, ठीक है? फिर अगला इसी तरह हो जाएगा राष्ट्र वृक्ष बोलेगा तो वृक्ष कौन है? बरगद। पूछा जाता है एग्ज़ाम में इसीलिए आपको बताते रहे हैं। तो इसमें बोला 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? बी आर रेड्डी, टी रंगराजन, एन के सिन्हा, इनमें से ये क्या होगा? चलिए, 15 वित्त में है एन.के. सिन्हा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिन्हा। आप इससे जानते हैं जैसे कि 15 हो गया तो इसमें जैसे बोलेगा 13वां बोलेगा, 13वां नंबर पे कौन थे? 13वां नंबर भी याद रखिएगा कभी पूछ जाएगा, तो डॉक्टर विजय केलकर, तो 13वें नंबर पे डॉक्टर विजय, विजय केलकर, तो डॉक्टर विजय केलकर। 14 नंबर पे बोल देगा कि 14 नंबर पे कौन थे? तो 14 नंबर पे बताइए, तो 14 नंबर पे कौन था? बी आर रेड्डी, आपका बी आर रेड्डी जी, ठीक है? तो रेड्डी, तो बी आर रेड्डी जो थे 14 नंबर थे, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 41
वर्तमान में 17वीं लोकसभा 2019 में कुल कितनी महिलाएँ चुनाव में चुनी गई थी? 68, 40, 78 इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा जब चुनाव हुआ था तो उसमें कितना चुना गया था? 78 लोकसभा चुनाव में चुना गया था, ठीक है? अब इसके बारे में हम जानते हैं, तो टोटल इसमें से भाग लिया गया था ना, तो भाग लेने वाली महिला थी 724। इतना महिला भाग ली थी, इसमें से चुना गया था 78 महिलाओं को चुना गया, ये आपको याद है, ठीक है? चलिए, अब जैसे लोकसभा है, तो इसके बारे में आपको एक ट्रिक बताए थे, सो, रो, लोमकला, सरला, तो सो से बना था संसद, ठीक है? रा से होता है राज्यसभा, ठीक है? राज्यसभा, लो से होता है लोकसभा, तो याद रखिएगा लोकसभा। लोकसभा बोलेगा तो इसको याद करने का 79 तो 80 यहाँ से 80 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 81। तो आर्टिकल बोलेगा 79 में संसद का जिक्र है, 80 में बोलेगा तो राज्यसभा का, 81 में बोलेगा तो लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल कितना हुआ? 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना? 6 वर्ष का होता है। ये सारा याद कर, लोकसभा को छोटा सदन बोलते हैं, राज्यसभा को बड़ा सदन कहते हैं। इसलिए आपको ये सब बता देते हैं ताकि इससे क्वेश्चन बाई चांस इससे आ जाए तो आप इसको बना लीजिए, ठीक है? चलिए, इसी तरह 2023 में क्या था? वहाँ का जो 100 ये याद रखिए 106वाँ तो 106वाँ संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें से 2023 में बोला गया था कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए क्या 33% आरक्षण का बात रखा गया था। आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जातीय संसद कौन से देश में संसद करते हैं? तो जातीय संसद कौन से देश में है? नेपाल, बांग्लादेश, कंबोडिया, मॉरिशस। जातीय संसद आपका बांग्लादेश में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है। कुछ-कुछ संसद का नाम याद है जैसे अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान का संसद का नाम बताइए क्या होगा? तो अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का संसद का नाम क्या है? शोरा। संसद का नाम याद रखिए, तो अफ़गानिस्तान का संसद का नाम है शोरा, ठीक है? जैसे हम आते हैं भूटान, तो भूटान का संसद का नाम बोलेगा तो योंगसोंग, योसोंग टोटसेंग टोटोसोंग होता है, ठीक है? पाकिस्तान का नाम तो पाकिस्तान का आपको पता होगा, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का सांसद का नाम है नेशनल असेंबली, तो याद रखिएगा नेशनल असेंबली, ठीक है? तो नेशनल असेंबली तो याद रखिएगा, ये थोड़ा हैंडराइटिंग खराब है, तो हैंडराइटिंग में ध्यान मत दीजिए, बातों को सुनिएगा, ठीक है? चलिए, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना को क्या कहते हैं? एच स्केल, रिक्टर स्केल, टेम्परेचर या सभी? बताइए। तो भूकंप की तीव्रता को जो मापने के लिए हम उसको क्या कहते हैं? रिक्टर स्केल, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिक्टर स्केल, तो याद रखिएगा पीएच। तो पीएच स्केल, तो पीएच स्केल क्या है आपका? जो जैसे कि पीएच स्केल यदि 7 से कम, 7 से यदि कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं, ठीक है? ठीक है? और यदि 7 से यदि अधिक हो जाएगा पीएच मान, तो 7 से ये पीएच मान, ठीक है? 7 से कम आज पीएच मान जो होता है 7 से अधिक हो जाएगा तो इसको बोलते हैं हम क्षार, ये भी होते हैं। और यदि 7 के बराबर है 7 के बराबर है तो ये इसको बोलता है उदासीन, ठीक है? तो ये आपको याद रखिएगा उदासीन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 इसमें पूछा गया, भारत के संविधान के कौन से अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों को प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विशेष विशेष उपबंध किया गया था? तीसरी, 5वीं, 7वीं, 9वीं बताइए कौन से अनुसूची में? तो चलिए, भारत के 5वीं अनुसूची जब लोग पढ़े होंगे तो 5वीं अनुसूची में इसके बारे में ज़िक्र किया है जिसमें से एससी, एसटी आदि जो भी वर्ग है उनके लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया है। तो एससी और एसटी के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान के बारे में ज़िक्र, ठीक है? तीसरी अनुसूची क्या है? तीसरी तो मतलब इसमें वेतन से संबंधित है, तो वेतन, तो भत्ते जिसमें से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो भी है तो वेतन बोलते हैं इसमें शपथ। तीसरे में क्या था? शपथ से संबंधित। तो तीसरी अनुसूची शपथ तो जिसमें से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जितना भी है, जो भी न्यायाधीश, राज्यपाल है, उनको शपथ से संबंधित है, तो ये भी आपका। 7वीं अनुसूची आपको क्या था? 7वीं, 7वीं से मतलब क्या था? शक्ति, तो 7वीं मतलब शक्ति से। तो शक्ति के बारे में बता दिया, केंद्र सूची, राज्य सम्मति सूची, कौन-कौन विषय है वो अभी जस्ट ऊपर में बता दिए, ठीक है? चलिए, तो 9वीं अनुसूची क्या? 9वीं सूची आपको भूमि संबंधी, तो भूमि संबंधी जो भी सुधार अधिनियम होते हैं, तो आपको इससे संबंधित, सारा का सारा आपको याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन बताइए? 21 जून, 21 मार्च, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, सबसे छोटा दिन बताइए? सही आंसर क्या होगा? 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, क्यों? इसी के दौरान होता है, इसी के 28 दिसंबर 21 मार्च को हो गया पृथ्वी दिन और रात बराबर हो जाएगा। बोलेगा दिन और रात कब बराबर होता है? तो दिन और रात बराबर कब होता है? ये आप बताएँ। दिन रात बराबर होता है 23 और 21 मार्च को, तो 23 सितंबर को, ठीक है? या 23 सितंबर और 21 मार्च को, तो 23 सितंबर 21 मार्च को दिन और रात बराबर होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, इसे इसलिए बता दे रहे हैं ताकि क्वेश्चन है बाय चांस इससे क्वेश्चन कभी पूछा है तो आप उसको आराम से बना लें, ठीक है?
निम्नलिखित में से कौन-सा एक व्यापार मतलब कि भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत में नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन, भारत के महानायक का वेतन, भारत के उच्च न्यायालय न्यायाधीश का वेतन और लोकसभा अध्यक्ष का वेतन। बताइए कौन नहीं है? चलिए, सही जवाब हो जाएगा भारत का जो न्यायवादी है, उनके वेतन जो होता है इनसे संबंधित नहीं। तो ये आपको याद रखिएगा। भारत के कितने राज्य में विधान परिषद है? बताइए। 12, 7, 6 या 10? कौन से कितने राज्य में विधान परिषद है? तो कितने राज्य में? 6 राज्यों में। तो याद रखिएगा 6 राज्यों में कौन-कौन राज्य? जैसे कि आपका याद रखिएगा बिहार, बिहार। दूसरा कौन-सा राज्य? बिहार के बाद आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर तो उत्तर प्रदेश। थर्ड में आपका कौन-कौन सा राज्य होगा? थर्ड में आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र, ठीक है? फोर्थ में आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ में आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है? तो यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश। फिफ्थ में कौन-सा राज्य हो जाएगा? फिफ्थ में आपका कर्नाटका और छठा में कौन-सा राज्य हो जाएगा? छठा में आपका हो जाएगा तेलंगाना। तो ये 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है। निम्नलिखित में कौन-सा संविधानात्मक संस्था है? संघ लोक सभा, वित्त आयोग, योजना आयोग, चुनाव आयोग? कौन-सा होगा? सेंसर योजना आयोग। योजना आयोग को हम नीति आयोग के नाम से अभी वर्तमान में इसको नीति आयोग ये योजना आयोग कब आता है तो याद रखिएगा आने का मतलब योजना आयोग का नाम स्थान में जो परिवर्तन करके इसको नीति आयोग कर देता है। तो इसका योजना आयोग पहले नाम था, तो नाम बदल कर नीति आयोग का स्थापना कब हो जाता है? 1 जनवरी। तो ये 1 जनवरी 1900 मतलब कि 1 जनवरी 2015 तो इसका नाम बदल के 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग रखा जाए। अब बोलेगा योजना आयोग का गठन कब होता है? तो सबसे पहले 15 मार्च 1950 में। तो योजना आयोग का गठन होता है 15 मार्च, तो 15 मार्च 1950 में योजना का गठन होता है, तो ये आपको याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, अब पूछा गया भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम बताना 19वाँ, 13वाँ, 16वाँ या 15वाँ? बताइए वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम कितना है? चलिए, भारत में वर्तमान राष्ट्रपति का 15वाँ नंबर पे है, तो ये आपका वर्तमान में 15वाँ नंबर पे कौन है? आपका द्रौपदी मुर्मू। तो याद रखिएगा द्रौपदी, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है? तो द्रौपदी मुर्मू का 15वाँ नंबर पे स्थान है। इससे पिछला जो था कौन था? जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ कितना नंबर पे? तो ये 14वें नंबर, तो 14वें नंबर पे थे जगदीप धनखड़। तो ये सारा आपको याद होगा 19वाँ नंबर, 13वाँ सारा आपको धीरे-धीरे ये सब सारा याद रखिएगा। चलिए, भारत का बोलेगा प्रथम राष्ट्रपति का सबसे पहले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नहीं, प्रथम राष्ट्रपति बोलते हैं उपराष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति छोड़िए याद है, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपका था प्रथम उपराष्ट्रपति, आपको पता है एस राधाकृष्णन और एस अंसारी, ठीक है? ये आपको याद रखिएगा। आपका द्रौपदी मुर्मू है, ये गैर आदिवासी है, आपको याद रखना है, आदिवासी। गैर आदिवासी नहीं, ये आदिवासी है, ठीक है? तो ये भी और सबसे कम उम्र का है, तो आदिवासी भी है और सबसे कम उम्र तो कम उम्र की, तो कम उम्र की आपका द्रौपदी मुर्मू, ठीक? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार बताइए? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह ये सभी। बताइए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया जा सकता है? चलिए, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब किया जाता है? जब आपका युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, सारा के दौरान किया जाता है। अब जैसे राष्ट्रीय आपातकाल जो है, ये किस्सा कहाँ से लिया गया था? आपका इसका जर्मनी से लिया गया। तो ये याद रखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र जर्मनी से लिया गया था। आपातकाल में 3 प्रकार का लिया जाता है। जो आर्टिकल कितना अनुच्छेद जो होता है 18 से संबंधित है, जिसमें से हम जिक्र किया है 352 से लेकर 360। तो 352 से लेकर 360 के बीच में आपातकालीन के बारे में जिक्र किया है। तो इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। जैसे कि 352 युद्ध या आक्रमण जो हो जाता था 352 के अंतर्गत में युद्ध आक्रमण था 352 के अंतर्गत में, ठीक है? 360 356 होता है, 356 का आपातकाल जब आ जाती है, तो बाह्य आपातकाल आ जाता है 356 में, तो 356 जो है बाह्य आपातकाल का और 307 में आता है वित्तीय आपातकाल, तो सारा याद रखिएगा था, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको बिहार स्टेट से प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पे मिलता रहे, ठीक है? इसी तरह आप बिहार स्टेट से संबंधित के लिए चैनल को जुड़ जाइए ताकि आपको एग्ज़ाम बिहार स्टेट से पेपर 1, पेपर 2 सारा का सारा यहाँ पे मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो